बहू, अभी तक तेरा खाना नहीं बन पाया क्या? आ रही हूँ सासू माँ, बस रोटियां सेकनी रह गई हैं। मुझे तो आपसे ज्यादा जल्दी है, मुझे ऑफिस जाना है। भाभी, मेरे पेट में कीड़े बुलबुल आ रहे हैं, जल्दी खाना लेकर आओ। थोड़ी देर में ज्योति सबके लिए खाना लेकर आ गई। आप लोग खाना खाइए, तब तक मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ज्योति, आखिर तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? मैं अच्छा खासा कमा ही लेता हूँ। अगर यही बात मैं आपसे कहूँ कि आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है, मैं तो अच्छा खासा कमाई लेती हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? बहू, तेरी अच्छी जगह नौकरी क्या लग गई? तेरे अंदर तो घमंड आ गया है। माफ करना सासू माँ, विक्रम जी ने ऐसी बात ही बोल दी तो मुझे गुस्सा आ गया। इतना बोलकर ज्योति अपने कमरे में गई और तैयार होने लगी। तैयार होकर वो ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर विक्रम के बुआ और फूफा आ गए। अरे बुआ जी, फूफा जी, आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का। माफ करना, मैं आपको शाम को मिलूंगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बहू, ये तो गलत बात है। हम बड़े दिनों बाद तुझसे मिलने आए और तू ऑफिस जा रही है। अच्छा, आप लोग बातें करो, मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा, तुझे देर हो रही होगी, तू जा काम कर, शाम को मिलते हैं। इतना बोलकर विक्रम काम पर निकल गया। ज्योति को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। आज के जमाने में भी आप लोग आदमी और औरत के बीच इतना भेदभाव करते। विक्रम जी को तो आपने नहीं रोका, फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? बहू, मर्द तो बने ही नौकरी करने के लिए हैं, औरतें तो घर संभालने के लिए होती हैं। बहू, रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए खाना पीना बना, नौकरी की चिंता मत कर। ज्योति किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसने किचन से ही अपनी सास को मेहमानों से बातें करते हुए सुना। आज तो हमने तेरी बहू को नौकरी पर जाने से रोक लिया, लेकिन कल तो वो जाएगी ही। अरे, हम किसी न किसी को हर रोज अब बुलाते ही रहेंगे, ताकि परेशान होकर ज्योति अपनी नौकरी छोड़ दे। औरत होकर नौकरी करती है, ये हमारे परिवार के लिए कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल सही बात कर रही हो आप। अरे, हमारे घर की औरतें तो घर के बाहर तक नहीं निकलती थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो परंपराएं तोड़ दी इस घर की। ये सब सुनकर ज्योति को बहुत दुख हुआ। इसका मतलब सासू माँ ने जानबूझकर इन दोनों को बुला लिया ताकि मैं नौकरी पर न जा सकूं। खैर, 1 घंटे बाद ज्योति ने खाना बनाकर तैयार कर दिया। सब लोग बड़े ही चाव से खाना खाने लगे। तभी अचानक ज्योति के पास उसके मालिक का फोन आया। आप लोग खाना खाइए, मेरे ऑफिस से फोन है, मैं जरा बात करके आती हूँ। इतना बोलकर ज्योति अपने कमरे में चली गई। ज्योति, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और बिना इन्फॉर्म किए तुम ऑफिस भी नहीं आई। तुम्हारा रोज का यही है। तुम्हारी जैसी एम्प्लॉय मिलना मुश्किल है, वरना मैं कब का तुम्हें नौकरी से निकाल चुका होता। सर, मैं एक औरत हूँ ना, इसलिए मैं आपके सामने रो सकती हूँ, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो बता दीजिए, मैं यहीं से कर दूंगी और छुट्टी के बाद मैं आपसे आकर मिलती हूँ। ज्योति, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट फाइल कंप्लीट करने को दी थी ना। कल सुबह तक अगर वो फाइल कंप्लीट नहीं हुई तो करोड़ों का टेंडर मेरे हाथ से चला जाएगा। सर, मैं अपने घर और कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। एक बार अपना मेल चेक करके देखिए। मैंने वो फाइल कल रात भर जागकर बनाई थी और सुबह ही आपको सेंड कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मालिक ने अपना ईमेल चेक किया तो देखा फाइल ज्योति ने भेज दी थी। सॉरी ज्योति, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। मैं समझ सकता हूँ, लेडीज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा ठीक है, शाम को मिलता हूँ तुमसे। शाम को 5 बजे सारा काम खत्म करके ज्योति अपने बॉस से मिली और उन्हें अपने घर की सारी कंडीशन बता दी। सर, मैं दूसरी लड़कियों की तरह गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। न मैं नौकरी के लिए अपना परिवार छोड़ सकती हूँ और न ही अपने परिवार के लिए मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब जब भी तुम ऑफिस ना आ पाना, मुझे बस एक मैसेज डाल देना। जो भी काम होगा तुम घर बैठकर ऑनलाइन कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस दिन के बाद ज्योति अक्सर ऑफिस नहीं जाती थी। सारा काम घर पर बैठकर ही कर दिया करती थी। उसकी सास हर रोज कोई न कोई मेहमान बुला लिया करती थी, लेकिन फिर भी ज्योति बहुत खुश थी। ये बात उसकी सास और ननद को हजम नहीं हुई। बहू, नौकरी छोड़ दी है क्या? अब मैं जब भी खाना बनाने को बोलती हूँ तो तुरंत बना देती और ऑफिस भी नहीं जाती। सासू माँ, अब मैं अपना अधिकतर काम लैपटॉप पर घर से ही कर देती हूँ, कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता है। अब उसकी सास और ननद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद मेहमान भी आने बंद हो गए। एक रात, विक्रम, तेरी बीवी तो 1 नंबर की ठीठ है। हम इतनी चालें चल चुके हैं, लेकिन उसने अपना रास्ता पहले ही बना लिया। अब तो घर से ही काम करके देने लगी वो। माँ, तुम चिंता मत करो, अब बस एक आखिरी रास्ता ही बचा है। अगले दिन, देखो ज्योति, हमारे खानदान में कोई औरत काम नहीं करती। अगर तुम्हें अपनी नौकरी ही ज्यादा प्यारी है तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर अपनी नौकरी छोड़ दो। 2 में से एक चीज तुम्हें चुननी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों की इसी में खुशी है तो मैं ये नौकरी छोड़ती हूँ। मेरे लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ महीनों बाद विक्रम जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी छूट गई। वो कई महीनों तक नौकरी ढूंढता रहा, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। सारा पैसा खर्चा हो गया। तभी अचानक उसकी सास बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मिस्टर विक्रम, आपकी माँ की किडनी में प्रॉब्लम है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए लंदन से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब,
आप मेरी माँ का इलाज करना शुरू कीजिए, पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा। अगले दिन उसने अपना घर गिरवी रखा और अपनी माँ का ऑपरेशन कराया। कुछ महीनों बाद उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। फिर एक दिन उसके घर एक आदमी आया। मिस्टर विक्रम, आपने ये घर सिर्फ 2 महीने के लिए गिरवी रखा था। आज 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। शाम तक ये घर खाली कर दीजिए या फिर मेरे पैसे वापस कर दीजिए। भाई साहब, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपका पैसा लेकर कहाँ भाग जाऊंगा। अभी मेरे पास ना नौकरी है ना पैसे। मैं आपको जानता हूँ, इसलिए 2 महीने तक कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं भी अंबानी की औलाद नहीं हूँ। शाम तक ये घर खाली चाहिए मुझे। तभी वहाँ पर ज्योति आ गई। उसने एक चेक उस आदमी को पकड़ा दिया। ये लीजिए, इसमें पूरे 25 लाख रुपए मैंने भर दिए। आज के बाद यहाँ दिखाई मत पड़ना। वो आदमी खुशी खुशी चेक लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो मिल गए थे। इधर विक्रम, उसकी बहन और उसकी माँ हैरान रह गए। इस तरह मुझे घूरना बंद कीजिए आप लोग। मैंने कभी नौकरी छोड़ी ही नहीं थी। जब सब लोग सो जाते थे तब मैं छत पर जाकर अपने लैपटॉप पर काम किया करती थी। जो पैसे मैंने उसे दिए वो मैंने अपने बॉस से ही उधार लिए। अगर मैं नौकरी छोड़ देती तो ये पैसा मुझे उधार मिलता ही नहीं। अब उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हम लोग हमेशा भाभी को ताने मारते रहे, उनकी नौकरी छुड़वाने के लिए नए नए प्लान बनाते रहे, लेकिन आज उनकी नौकरी ही हमारे काम आई, वरना हम बेघर हो गए होते आज। बहू, हमें माफ कर देना। आज के समय पर भी हमने आदमी और औरत में भेद किया। ये हमारी गलती है। अब घर का खाना मैं बनाऊंगी, तू अपनी नौकरी कर। ज्योति, सबसे बड़ा गुनाहगार तुम्हारा मैं हूँ। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। कुछ दिनों बाद अपने मालिक से बोलकर ज्योति ने विक्रम की नौकरी भी उसी कंपनी में लगवा दी। अब दोनों पति पत्नी एक साथ एक ही कंपनी में काम करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अरे भाभी, आओ आओ। कैसी हो सुधा? मैं ठीक हूँ भाभी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये लो मिठाई खाओ। अरे वाह भाभी, वैसे किस खुशी में? अरे वो किशन ने कार खरीद ली है। बड़ी महंगी पड़ी, लेकिन सच में कार एकदम जबरदस्त है। अरे वाह, क्या बात है ताई जी। बधाई हो भाभी, परिवार में पहली कार आई है। भगवान करे किशन ऐसे ही खूब तरक्की करे। अच्छा तुम दोनों आ जाना शाम को कार देखने। विशाल को भी साथ लाना। हाँ हाँ भाभी, जरूर आऊंगी, पर आप अंदर तो आओ। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है, अब फिर कभी। इसके बाद सुधा को 2 लड्डू थमाकर सुमित्रा वहाँ से चली गई। दरअसल सुधा और सुमित्रा रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। सुधा जितनी मिलनसार और अच्छे स्वभाव की थी, तो वहीं सुमित्रा उतनी ही घमंडी, लालची और नकचढ़ी थी। फिर कुछ देर बाद, माँ, यहाँ गेट पर क्या कर रही हो? अरे वो तेरी ताई जी आई थी, ये लड्डू दे गई हैं। लड्डू? पर किस खुशी में? किशन ने कार ले ली है। किशन भैया ने कार खरीद ली और ताई जी बस ये 2 लड्डू देकर गई हैं। सच माँ, ताई जी जैसा कंजूस मैंने तो और कहीं नहीं देखा। फिर उसी शाम सुधा और सलोनी सुमित्रा के घर जाने के लिए तैयार हो गए और साथ में विशाल भी तैयार होते हुए सलोनी से कहने लगा, सलोनी सुनो ना, थोड़ी ठंड सी हो रही है, कोई स्वेटर दे दो यार। हाँ हाँ, ये लीजिए ना। अरे वाह, नया स्वेटर, ये कब बनाया तुमने? बस बना दिया, आपके लिए सरप्राइज रखा था। बताइए तो कैसा लगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया तुमने, पर ये सब कब कर दिया तुमने? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे वो छोड़, ये देख, सलोनी ने मेरे लिए कितनी प्यारी शॉल बनाई है। पता है, पूरी पूरी रात जाग जाग कर तैयार की है इसने। वाह माँ, ये शॉल तो आप पर बहुत ही जच रही है। थैंक यू सलोनी। सलोनी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। उसके हाथों में गजब का हुनर था। जब भी मौका मिलता वो कुछ न कुछ बनाती रहती। फिर उसी शाम, किशन भैया मुबारक हो, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। हाँ बढ़िया तो होगी, पूरे 10 लाख की है भाई। अरे बाप रे, इतनी महंगी। उस नई गाड़ी को देखकर विशाल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपने भाई किशन के लिए बहुत खुश था। तभी घर के बाहर सुमित्रा आई। आ गए तुम लोग, आओ देखो, ये गाड़ी ली है मेरे किशन ने, है ना कितनी अच्छी? हाँ ताई जी, बहुत अच्छी गाड़ी है। भैया गाड़ी खोलकर दिखाओ ना अंदर से, हम भी तो बैठकर देखें कि अंदर से कैसा है इसका इंटीरियर। विशाल की ये बात सुनते ही किशन के हाव भाव बदल गए और तुरंत भौं चढ़ाते हुए उसने विशाल से कहा, नहीं नहीं, मेरी कार गंदी हो जाएगी, और तुम तीनों अपनी चप्पल तो देखो। अगर मैट गंदी हो गई तो फिर कौन साफ करेगा? पता है, सिर्फ मैट ही 10,000 रुपए की लगवाई है मैंने। किशन की ये बात सुनते ही सुधा, सलोनी और विशाल हैरान रह गए। इस तरह की बेइज्जती की उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और फिर गुस्से से तमतमाई सुधा ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम किशन? माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन विशाल तुम्हारा छोटा भाई है।
अरे अगर कार दिखानी ही नहीं तो ही तो हमें बुलाया ही क्यों? ऐसा है चाची, पहली बात तो ये कि मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया, और दूसरी बात ये कि अगर कार में बैठने का इतना ही शौक है तो अपने बेटे से कहो कि वो अपनी कार खरीद ले। हाँ, औकात तो है नहीं कार देखने की भी, आए बड़े अंदर बैठने। किशन का घमंड और बदतमीजी देखकर सलोनी ने फौरन सुधा और विशाल का हाथ पकड़ा और उन्हें वापस घर ले आई। उस रात किसी ने भी गुस्से में खाना नहीं खाया। सुधा और विशाल रोते रोते सो गए, लेकिन सलोनी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे रह रहकर अपने जेठ किशन की बातें याद आ रही थी। वो बैठी बैठी सोचने लगी कि कैसे वो अपने पति और अपनी सास की बेइज्जती का बदला ले। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़े सुई धागे पर पड़ी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे राह दिखा दी। अब मैं दिन रात एक कर दूंगी और अपने परिवार की बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। अगले ही दिन से सलोनी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो बाजार की हर उस दुकान पर गई जहां कपड़े सिले जाते थे। तभी उसे एक बड़ी दुकान नजर आई जहां डिजाइनर कपड़े तैयार किए जाते थे। और फिर, अच्छा तो तुम सिलाई कढ़ाई का काम जानती हो? अब रुको, ये लहंगा देख रही हो, बहुत महंगा पीस है, लेकिन इसे लाने में इसकी कढ़ाई एक जगह से खुल गई है, तो क्या तुम इसे रिपेयर कर सकती हो? जी मैडम, लाइए इसे मुझे दीजिए। ये कहकर सलोनी ने अपने थैले से सुई निकाली और उस शोरूम की मालकिन रीमा से मैचिंग धागा लेकर शुरू हो गई। देखते ही देखते उसने लहंगे की कढ़ाई को ऐसे रिपेयर कर दिया कि देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि वो कभी उधड़ी भी थी। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी सलोनी। अच्छा सलोनी, एक काम करो, मैं तुम्हें 12 लहंगे और दे रही हूँ, इनमें भी वही दिक्कत है, तुम इन्हें आराम से रिपेयर करके दे देना। और ये लो इस काम के 5,000 रुपए, ठीक है ना? जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलोनी वो सारे लहंगे लेकर घर आई। रात रात भर काम करके सिर्फ 3 दिनों में ही उसने सारे लहंगे रिपेयर करके रीमा को वापस कर दिए। रीमा उसके काम से बहुत खुश थी। ऐसे कई महीनों तक रीमा उसे काम देती रही और काम के बदले पैसे भी। फिर एक दिन, अच्छा सलोनी, अगर मैं तुम्हें फ्रेश पीस दूं तो तुम पूरे लहंगे पर कढ़ाई कर पाओगी? हाँ मैडम, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर लूंगी। तो फिर ठीक है, कुछ बड़ा करो तो कमाई भी अच्छी मिलेगी। इस बार सलोनी ने पूरे लहंगे में कढ़ाई की और फिर उसे 2 दिन में ही तैयार कर रीमा को सौंप दिया। जैसे ही वो लहंगा डिस्प्ले में लगाया गया तो उसे एक अमीर औरत ने पूरे 50,000 रुपए में खरीद लिया। रीमा ने उस लहंगे के बिकते ही पूरे 15,000 रुपए सलोनी को दे दिए। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है सलोनी, अब से तुम मेरे लिए फ्रेश पीस डिजाइन करो। रीमा ने सलोनी को ढेर सारे लहंगे दे दिए। सलोनी जानती थी कि वो सारे लहंगे खुद तैयार नहीं कर सकती, इसीलिए उसने अपने आसपास की पड़ोसनों को पहले कढ़ाई सिखाई और फिर अपने साथ मिला लिया। अब सलोनी सिर्फ डिजाइन बनाती और सबको गाइड करती, जबकि बाकी महिलाएं कढ़ाई करती। धीरे धीरे रीमा ने सलोनी को अपना पार्टनर बना लिया। इस दौरान सलोनी अपने घर में बहुत कम वक्त दे पाती थी। तो फिर एक दिन, सलोनी खाना खा ले बेटा। नहीं माँ जी, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे रीमा जी के साथ एक क्लाइंट से मिलना है, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी। अरे पर थोड़ा सा तो खा ले। नहीं माँ जी, बड़ी बिजनेस डील है, मैं शाम को आती हूँ ना। सुधा सलोनी की हालत देखकर दुखी थी। वो जानती थी कि सलोनी दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन सलोनी के सिर पर तो अलग ही धुन सवार थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुधा ने फिर सलोनी से कहा, सलोनी आजा तेरे सिर में तेल डाल दूं। नहीं माँ जी, मुझे अभी निकलना है, बहुत जरूरी बिजनेस डील है। अब बस भी कर, कितना बिजनेस करेगी बहू? सलोनी ने ये सुनते ही अपनी सास की तरफ देखा। उसकी आंखें छलछला रही थी, आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी, पर वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। ऐसे 2 साल और बीत गए। अब तो सलोनी घर में सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती थी। वो सारा दिन लहंगों को डिजाइन करने और काम बांटने में निकाल देती थी। और फिर एक दिन सलोनी ने अपनी सास सुधा और अपने पति विशाल को ऑटो में बिठाया। रास्ते भर सुधा और विशाल उससे पूछते रहे कि वो उन्हें कहाँ ले जा रही है, लेकिन वो खामोश थी, कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वो ऑटो एक बड़े कार शोरूम के सामने जाकर रुकी। सलोनी सुधा और विशाल को लेकर अंदर पहुंची और फिर, वेलकम मैडम, आपकी कार रेडी है। आपको पूरी पेमेंट तो मिल गई ना? जी पूरा 18 लाख मिल चुके हैं मैम। आप एक काम कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ बोलिए ना मैम। वो हम में से किसी को अभी कार चलाना नहीं आता, तो आप इसे हमारे घर छुड़वा देंगे। कुछ दिन में मेरे हस्बैंड सीख लेंगे ड्राइव करना। डोंट वरी मैम, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो आपको आपकी कार के साथ घर छोड़ देगा। चमचमाती गाड़ी देखकर विशाल और सुधा की आंखों से खुशी के आंसू नहीं थम रहे थे। सुधा ने सलोनी को गले से लगा लिया और रोने लगी। आप पूछती थी ना माँ जी कि मैं कितना बिजनेस करूंगी, लीजिए आपकी कार आपके सामने है, अब मुझे नहीं करना कोई बिजनेस। नहीं बेटा, ये तो बस शुरुआत है, मैं जानती हूँ तेरा काम तेरी खुशी है,
जिसके आड़े में कभी नहीं आऊंगी, उल्टा हर स्थिति में तेरा साथ दूंगी। थोड़ी देर बाद नई नवेली कार सीधा जाकर सुमित्रा के घर के बाहर रुकी। कार में से सलोनी बाहर निकली और फिर उस महंगी कार के सामने विशाल की कार फीकी लग रही थी और ठीक अपनी कार की तरह ही किशन और उसकी माँ सुमित्रा के चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया था।